केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में सड़क और रेल बुनियादी ढांचे का विकास धीरे धीरे अवश्य हुआ, लेकिन पिछले 11 वर्षों में जिस तरह भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग तीनों ही स्तरों पर बड़े पैमाने पर आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाला नेटवर्क विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे इन व्यापक सुधारों और निवेशों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर सड़कें, तेज और सुरक्षित रेल सेवाएं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्गों का तीव्र विस्तार, बहुमोडल कनेक्टिविटी और जल मार्गों के बढ़ते उपयोग ने यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुगम, तेज, सुरक्षित और किफायती बना दिया है। शेखावत ने कहा कि आज देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी हाईवे, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय जलमार्ग न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार ला रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर पर्यटन पर दिख रहा है। पहले जहां कई पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, वहीं अब लोगों के लिए पूरे देश में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए इस विशाल बदलाव ने लॉजिस्टिक लागत कम की है, नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं और देश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के और करीब पहुंचाया है। साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी ने देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार भारत को डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन चारों क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और ये गति अब और अधिक तेज होने वाली है। भारत में आजादी के बाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में धीरे धीरे विकास हुआ था, लेकिन पिछले 11 साल में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पर, चाहे वो रोडवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हाईवेज का हो, रेलवेज का हो या शिपिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज, इन तीनों में जिस तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, इस क्रांतिकारी परिवर्तन का प्रभाव सामान्यतः हमारी अर्थव्यवस्था पर तो पड़ा ही है, लेकिन पर्यटन क्षेत्र को में इसको लेकर के एक अभूतपूर्व वृद्धि इस सब के परिणाम स्वरूप हुई है। जो बात मैं आप सबके सामने कर रहा हूं, ये केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए बदलाव की रिपोर्ट मात्र नहीं है, अपितु ये भारत के आत्मविश्वास और नए भारत बनने की दिशा में कदम की धड़कन आप सबके साथ में साझा कर रहा हूं। मतलब हाईवेज, रेलवेज और वाटरवेज, इन तीनों के क्षेत्र में पिछले 11 साल में भारत में जो बदलाव हुआ है, इस बदलाव ने हमारे विकास की गति को बढ़ाया, हमारी अर्थव्यवस्था को गति दी, हमारी पर्यटन की क्षमताओं को नया उभार दिया और इस सब के साथ साथ में इस दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते हुए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव ने भारत के आत्मविश्वास को और भारतवासियों के विश्वास को सुदृढ़ किया कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प अमृत काल में किया है कि हम आने वाले 25 साल में देश को विकसित भारत बनाएंगे, इस संकल्प को सिद्ध करने का एक नया आत्मविश्वास भी इस गति के कारण से, इस विकास के कारण, इस प्रगति के कारण से मिला है। तो 2014 से पहले जहां भारत में कुल नेशनल हाईवेज की लंबाई लगभग 91,400 किलोमीटर के आसपास थी, वो आज बढ़कर के 1.6 गुना बढ़कर आजादी के पहले से लेकर के और 2014 तक जितना रोड नेटवर्क हिंदुस्तान में हाईवे का नेटवर्क बना था, उसका 1.6 गुना रोड नेटवर्क
भारत में आज उपस्थित है और आज वो लंबाई बढ़ करके लगभग 1,47,000 किलोमीटर हो गई। 4 लेन और ऊपर के हाईवेज अगर की बात करें हम, श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शती वर्ष चल रहा है, उनके जन्म के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। माननीय श्रद्धेय अटल जी ने एक सपना देखा था कि भारत में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बने, भारत में 4 लेन एक्सप्रेसवेज बने। 2014 से पहले हमारे भारत में पूरे 4 लेन एक्सप्रेसेस की कुल लंबाई 18,000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक थी। आज हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि उसमें 2.5 गुना वृद्धि हुई है और वो 48,200 किलोमीटर से ज्यादा की लंबाई को प्राप्त कर चुका है। हाई स्पीड कॉरिडोर्स भारत में केवल जो अटल जी के समय में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना था, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो बना था या कुछ बनना शेष रह गया था, उसकी वही केवल मात्र हाई स्पीड एक्सप्रेसवेज थे। आज अगर हम हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात करें तो उसमें पिछले 11 साल में 8.5 गुना वृद्धि हुई है। और भारत में हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड जो पहले होती थी लगभग 9 किलोमीटर पर डे, आज भारत में एक बार 40 किलोमीटर से ऊपर की एवरेज स्पीड हो गई थी, लेकिन आज भी 37 किलोमीटर पर डे की स्पीड पर भारत में हाईवेज का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद देश में सड़क और रेल बुनियादी ढांचे का विकास धीरे धीरे अवश्य हुआ, लेकिन पिछले 11 वर्षों में जिस तरह भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक और अभूतपूर्व परिवर्तन आया है, वो वास्तव में ऐतिहासिक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश में सड़क मार्ग, रेल मार्ग और जल मार्ग तीनों ही स्तरों पर बड़े पैमाने पर आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाला नेटवर्क विकसित हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे इन व्यापक सुधारों और निवेशों ने न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को गति दी है, बल्कि पर्यटन क्षेत्र में भी अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। बेहतर सड़कें, तेज और सुरक्षित रेल सेवाएं, आधुनिक रेलवे स्टेशन, राष्ट्रीय मार्गों का तीव्र विस्तार, बहुमोडल कनेक्टिविटी और जल मार्गों के बढ़ते उपयोग ने यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुगम, तेज, सुरक्षित और किफायती बना दिया है। शेखावत ने कहा कि आज देश के दूर दराज क्षेत्रों में भी हाईवे, एक्सप्रेसवे, वंदे भारत ट्रेनें, फ्रेट कॉरिडोर और अंतर्देशीय जलमार्ग न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार ला रहे हैं। इन परिवर्तनों का सीधा असर पर्यटन पर दिख रहा है। पहले जहां कई पर्यटन क्षेत्रों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण था, वहीं अब लोगों के लिए पूरे देश में यात्रा करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए इस विशाल बदलाव ने लॉजिस्टिक लागत कम की है, नए रोजगार अवसर पैदा किए हैं और देश को आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के और करीब पहुंचाया है। साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी ने देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंत में शेखावत ने कहा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार भारत को डिजिटल, ऊर्जा, परिवहन और पर्यटन चारों क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और ये गति अब और अधिक तेज होने वाली है। लालू परिवार में दरार जो है वो दिन ब दिन, लालू यादव जी के परिवार में दरार गहरी होती जा रही है। उनकी बेटी जो रोहिणी है, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया है कि बेटियां बिना डर अपने घर लौट सके, ऐसा माहौल बनाने की जरूरी है। जो प्रतिसत्तात्मक सोच समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी है, उसे ध्वस्त और कमजोर करने की जरूरत है। ये एक बेटी की पुकार है। देखिए, निश्चित रूप से कोई अगर आप ये मेल चौविनिज्म की बात आप कर रहे हैं तो कोई किसी एक राज्य, एक जगह की बातें नहीं है, ये तो माइंडसेट की बातें होती है। और ऐसे भी भारत में अलग अलग जगहों पे जो पैट्रियार्चल फैमिली है, कुछ जगहों पे नॉर्थ ईस्ट में मैट्रिलिनियल फैमिली है, तो ये किसी प्रशासनिक महकमे से चीजें नहीं आ सकती है। आप पे सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन जो माइंडसेट है वो एक सामाजिक चीज है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल के निधन पर महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने गहरा शोक व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि शिवराज पाटिल जो लोकसभा के पूर्व स्पीकर भी रहे, अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने एक लंबी राजनीतिक यात्रा देखी है। नार्वेकर ने याद करते हुए कहा कि शिवराज पाटिल ने राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय योगदान दिया। वे न केवल केंद्र सरकार में मंत्री रहे, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि पाटिल का राजनीतिक अनुभव, संवैधानिक समझ और उनकी शांत, संतुलित कार्यशैली ने उन्हें देश की राजनीति में एक विशिष्ट स्थान दिलाया। इतने अनुभवी नेता का जाना देश और राज्य दोनों के लिए अपूरणीय क्षति है, नार्वेकर ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज पाटिल का जीवन सार्वजनिक सेवा, अनुशासन और समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण था और उनका योगदान आने वाले वर्षों तक याद किया जाएगा। शिवराज पाटिल चाकुरकर जी जो भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनका आज निधन हुआ है। ये देश के लिए और राज्य के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और उनके द्वारा महाराष्ट्र का नाम गौरवान्वित करने का काम हुआ जब वह लोकसभा के अध्यक्ष बने और साथ ही उन्होंने एक लंबी राजनीतिक इनिंग्स देखी है। उन्होंने राज्य में काम किया, उन्होंने सेंटर में काम किया, मंत्री के रूप में काम किया, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में काम किया। तो ऐसे थोर नेता का हमारे बीच से जाना, ये मैं समझता हूँ राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए एक बहुत ही दुखनीय समय है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा, शिवराज पाटिल यूपीए सरकार में गृह मंत्री थे। आज उनके निधन की खबर से हम सभी अत्यंत दुखी हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। चमाला ने कहा कि शिवराज पाटिल का योगदान भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण रहा है और उनका जाना कांग्रेस और देश दोनों के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने दिवंगत नेता के परिवार को इस दुख की घड़ी में धैर्य और शक्ति मिलने की कामना की। शिवराज पाटिल जी यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे। आज उनका गुजर गए जो खबर सुन के हम सब चिंतित हुए। उनके परिवार को हम कंडोलेंसेस बता रहे और आगे महाराष्ट्र में शिवराज पटेल जैसे नेता अभी भी कांग्रेस पार्टी का आइडियल बन के पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल के निधन पर एनसीपी-एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पाटिल न सिर्फ महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता थे, बल्कि पूरे देश के लिए एक संस्कारी और सम्मानित व्यक्तित्व थे। सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद पवार और शिवराज पाटिल ने लंबे समय तक साथ काम किया और उन्होंने एक महान विरासत छोड़ी है। उन्होंने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। महाराष्ट्र के बहुत वरिष्ठ, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं देश के बड़े नेता रहे। मैं उसको हमारी फैमिली की तरफ से, हमारे तो पारिवारिक संबंध है, हम एक राज्य से आते हैं। बहुत साल आदरणीय पवार साहब और शिवराज सिंह जी ने साथ काम किया है। या देश में भी स्पीकर रहे, होम मिनिस्टर रहे। वो एक बहुत बड़ी लेगेसी हम सब के लिए वो छोड़ के गए, जिसको उनका स्वभाव जैसे था, एकदम बहुत जेंटल, सॉफ्ट, मोस्ट रिस्पेक्टफुल रहे। एक देश ने एक बहुत संस्कारी नेता आज खोया है। मैं हमारी पार्टी की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने आरोप लगाया कि राज्य में हो रही सभी गतिविधियां ममता बनर्जी के निर्देशों पर ही हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सीएए के बाद चुनाव हारने के डर से ममता दबाव की राजनीति अपना रही हैं। जगन्नाथ सरकार ने ये भी कहा कि जो लोग बंगाल की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें बीजेपी एजेंट कहकर बदनाम किया जा रहा है। आप लोगों पर ही आरोप लगा रही हैं। महात्मा गांधी का सम्मान आप लोग नहीं करते हैं। बीजेपी नेता खुदीराम बोस को आतंकी कह रहे हैं। ये सब वो कह रही हैं। राजा राममोहन राय को ब्रिटिश एजेंट और विद्यासागर जी की मूर्ति तोड़ने का भी जो मामला है वो, ये तमाम आरोप ममता बनर्जी की तरफ से, आप क्या कहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का दिमाग अभी ठीक नहीं है। कम्युनिस्ट वालों ने जो सोच था वही सोच आरोप भाजपा को लगा रहा है, लेकिन गलत हो गया उनका। वो तो जो सारी काम कम्युनिस्ट वाले करते, वो आरोप भाजपा को देना ठीक नहीं। क्यों? हम सम्मान देकर मोदी जी नेताजी को स्टैचू लगाया, बहुत आदमी भारतवर्ष से जानते हैं, बहुत सम्मान उनका करते हैं। तो और
जो खिलाफ बोला, पूरा विद्यासागर मूर्ति को तोड़फोड़ तो टीएमसी ने किया, भाजपा का आरोप लगाने के लिए ममता के इशारा में हुआ है। तो इसलिए जो आरोप किया पूरा बेबुनियाद है, गलत है, सही नहीं। ममता बनर्जी, मैं लोगों से अपील करती हूँ कि अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराएं। दिल्ली से बीजेपी अधिकारी डीएम्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और 1.5 करोड़ नाम सूची से हटाए जाएं। यदि किसी का नाम जानबूझकर हटाया गया तो मैं धरना दूंगी, ये कह रही है वो। देखिए, ये जो मतदाता सूची सही होना सब पॉलिटिकल पार्टी का ये ड्यूटी होना चाहिए, सहयोग करना। लेकिन बंगाल में ये नहीं हो रहा है। ममता ने इसके खिलाफ है कि रोहिंग्या वोटर भाग जाए, उनका बुला के नाम उठाने के लिए प्रयास है, डेड वोटर को नाम उठाने के लिए दबाव डाल रहा है बीएलओ का पर, वो उनका ममता के इशारा में ही हो रहा है। क्यों अभी 1.5 करोड़ वोटर मतदाता वो डिलीट हो जाएगा तो ममता हार जाएंगी, ये एकदम 200% निश्चित है। इसलिए ममता कहीं दबाव डाल के, कोई प्रेशर करके कहाँ से कुछ लिस्ट में रख सकते तो जय हो सकते, इसलिए सोच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो ये भी कि सभी एजेंसियां बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये भी कह रही हैं कि 2029 का इंतजार मत कीजिए, बीजेपी अपनी अवधि तक पूरी नहीं कर पाएगी। देखिए, भाजपा देश हित के लिए, देश के जनता के लिए काम करते, तो कोई संवैधानिक संस्था अच्छा ही ढंग से जनता का सोच हो सकते, तो अच्छा काम करने वाला भाजपा का एजेंट ये आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्यों ममता गड़बड़ी कर रहा है, तो इसलिए गड़बड़ी के साथ जो नहीं देता उनका ऊपर झूठा आरोप लगाना उनका काम है। वो सांबादिक जो अच्छा क्वेश्चन पूछते उनका भी बोलते तुम भाजपा का एजेंट है। कोई अच्छा काम करे सांवैधानिक संस्था, ईसीआई ने, उनका हक है मतदाता लिस्ट सही करना, उनका ऊपर आरोप लगा रहा है। इसलिए बेबुनियाद आरोप लगा के उनका जो लक्ष्य पूरा करने के लिए प्रयासी है ममता, लेकिन वो संभव नहीं होगा। इसी टाइम जो हो रहा है उनका भविष्य चुनाव में पूरा सफाई हो जाएंगे। सर, पश्चिम बंगाल के जो अपोजिशन है शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि डिटेंशन कैंप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा और जो प्रक्रिया है उसी के तहत होगा। क्या आपका कहना है? वो तो सही बात बोला। क्यों अभी काटातार नहीं लगा है, सारी स्टेट में पूरा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन बंगाल में अभी खोला है। क्यों आना जाना सुविधा होगा। इधर शिकंजा कसेंगे तो उधर पूरा घुसपैठिया भाग जाएंगे बांग्लादेश। अपन से किसी को जरूरी नहीं है, वो एक साल शुरू हो जाएगा तो पूरा से पूरा सफाई होकर बांग्लादेश घुस जाएंगे। तो इसलिए डिटेंशन का कैंप का जरूरी नहीं है। सही बात बोल दिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।